आज हम लोग इस छोटा सा प्रयास में विज्ञान में ध्वनि तरंग के बारे में जानेंगे। उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में जो पूछा जाता है उससे संबंधित बातों का हम अध्ययन करेंगे आज, है ना। सबसे पहले ये ध्वनि तरंग है क्या? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है ना। यह अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। तरंग जो होती है ना, अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे ना तो आप उसको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत होती है, जैसे वायु माध्यम है, जल माध्यम है, लोहा माध्यम है। यह माध्यम है, इसी में अनुदैर्घ्य तरंगे जाती है। हर जगह ध्वनि तरंग नहीं जाती। जैसे जहाँ निर्वात होता है, चांद पर हम एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते, वहाँ हम आपको कुछ बताएंगे या कुछ बोलेंगे तो सिर्फ वो क्या कहते हैं, टीवी देखे हैं आप और उसका साउंड बंद कर दीजिए तो सिर्फ किस तरह से बस यही सुनाई दिखाई पड़ेगा और आवाज कुछ नहीं आएगा। समझ रहे हैं? बस क्योंकि वहाँ वायु नहीं है और ध्वनि तरंग को जाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। जानते हैं सूर्य से प्रकाश जो हमारे पास तक पहुँचता है वो भी तरंग के माध्यम से पहुँचता है, लेकिन वो अनुदैर्घ्य नहीं, अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंगों के लिए इसकी जरूरत नहीं भी पड़ती है ना। हाँ, तो तरंग ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का जो परिसर होता है वो 3 प्रकार से उसको विभाजित करते हैं। अब श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। अब श्रव्य तरंग जो होता है ना उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। हर्ट्ज को संक्षिप्त में HZ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HZ, है ना। तो इससे जब कम होती है ना तो उसको अब श्रव्य तरंग कहते हैं। अब 20 HZ से लेके 20,000 HZ तक, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, उसको श्रव्य तरंग कहते हैं। जिसको हम लोग सुनते हैं, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये जो है श्रव्य तरंग के अंतर्गत आता है ना। और वैसा तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसको पराश्रव्य तरंग कहते हैं। उसको हम सुन नहीं सकते हैं, लेकिन पराश्रव्य का तरंग का उपयोग किया जाता है हमारे व्यवहारिक जीवन में। किन किन चीजों में उसका उपयोग किया जाता है मैं ये बताता हूँ। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है। यानी डायरेक्ट स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है उसमें ये पूछता है समुद्र की गहराई का पता लगाने में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना होगा पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। कीमती कपड़ों एवं मशीनों के पार्ट पुर्जों को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावे कारखानों के चिमनियों के कालिख साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कारखाना के चिमनी के कालिख को साफ करता है। इसके अलावे दूध के अंदर जीवाणुओं को नष्ट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और गठिया रोग के उपचार में भी पराश्रव्य तरंग और मस्तिष्क का ट्यूमर का पता लगाने में, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है, गठिया में और मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने में। अब पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। यह माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल वायु में 332 मीटर, हमारे आसपास जो होता है इसको वायु माना जाता है। यहाँ 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में 1483 मीटर होता है। लोहा में 5130 मीटर होता है और कांच में 5640 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जानते हैं इसके अलावे और अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। आप केरोसिन तेल में मापिएगा तो उसका अलग होगा। गैसों में कई प्रकार की गैसें, जैसे वायु तो क्या है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, अगर सब में अलग अलग मापिएगा तो वो अलग अलग हो जाएगा, उसके चाल में डिफरेंस से जाएगा। ध्वनि की चाल में भी गर्मी के दिन, जाड़ा के दिन, क्योंकि उसका घनत्व कम बेसी होता है। गर्मी के दिनों में वायुमंडल का घनत्व कम होता है, जाड़ा के दिनों में वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है ना। तो वहाँ भी उसमें डिफरेंसेज आ जाएगा। ये एक क्या कहते हैं औसत मोटा मोटी दिया हुआ है ना, इतना के आसपास लगभग होता है।
ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम का मतलब क्या हुआ? जैसे वायु से जल में प्रवेश कर रहा है ना, या वायु से लोहा में प्रवेश कर रहा है ना, किसी वस्तु में प्रवेश कर रहा है। इस तरह से जब उसमें एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाते हैं, जल अलग माध्यम, वायु अलग माध्यम, तो जाती है तो उसकी क्या क्या बदल जाती है? चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाती है, जबकि आयाम नहीं बदलती। इस बात को याद रखिएगा। प्रश्न में आता है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस चीज में परिवर्तन नहीं होता है? तो आयाम नहीं बदलता है ना। और ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती कि उसकी आवृत्ति क्या है। आवृत्ति कम बेसी हो तो ऐसा नहीं कि उसकी चाल कम हो जाएगी। आवृत्ति जो देख रहे हैं, हर्ट्ज उसको जो मापने की इकाई है, कितनी आवृत्ति, जैसे अब श्रव्य जो है 20 हर्ट्ज यानी से कम होता है, वो आवृत्ति में मापा जाता है ना, हर्ट्ज। ये चीजें जो है उसकी आवृत्ति है, हर्ट्ज, है ना। तो ये जो था, ये प्रमुख बातें थी, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन खूब आता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि माध्यम पर पूरी तरह से निर्भर करता है ध्वनि तरंग, और इसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। चांद का उदाहरण दिए हैं, याद रहेगा ना। इन सब बातों को याद रखिएगा, देखते रहिए।